नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी में पीएफआई कनेक्शन को लेकर के एटीएस की छापेमारी। वेस्ट यूपी समेत यूपी के कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। लखनऊ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, मेरठ, बिजनौर में छापे। पीएफआई एजेंटों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां हुई सक्रिय। पीएफआई से संबंध होने के इनपुट पर एक्शन मिल रहा है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों के सीएए हिंसा से भी तार जुड़े होने के शक है। तो ये बड़ी खबर बता रहे, पीएफआई से संबंध होने के इनपुट पर एक्शन मिल रहा है। कई लोगों को हिरासत में लेने की भी बात सामने आ रही है। हिरासत में लिए गए लोगों के सीएए हिंसा से जुड़े तार भी निकल करके सामने आ सकते हैं। गाजियाबाद से 4 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया है। संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है यूपी एटीएस। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मेरठ से 3 लोगों को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। यूपी में पीएफआई कनेक्शन को लेकर के एटीएस की एक्टिवनेस एक बार फिर से दिखाई दे रही है। एटीएस छापेमारी कर रही है। वेस्ट यूपी समेत यूपी के कई जिलों में छापेमारी देखने को मिल रही है। लखनऊ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, मेरठ, बिजनौर में छापे पड़े हैं और पीएफआई एजेंटों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। यूपी एटीएस की ओर से रामपुर में भी छापेमारी हुई है और वहां पर भी गिरफ्तारी हुई है। संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है यूपी एटीएस। तो जहां जहां पर छापेमारी हुई है वहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या गतिविधियां दिखाई दी, क्या सबूत एटीएस को मिले, जिसको लेकर के ये जो सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर एटीएस ने छापेमारी की है। देखिए, एटीएस लगातार आतंकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखती है और जब जब ऐसी गतिविधियां सामने आती हैं तो एक्टिव होकर के छापेमारी करना शुरू करती है एटीएस। तो पीएफआई एजेंटों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पीएफआई पर लगातार नजर बनाए हुए है एटीएस की टीम, क्योंकि पीएफआई के लोग भारत में रहकर भारत के खिलाफ ही कार्य करते हैं, देश के विरोधी कार्य करते हैं और इसी के साथ साथ आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं। गाजियाबाद से 4 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया है। शक के आधार पर एटीएस ने गिरफ्तार किया है। संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है यूपी एटीएस और बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है इनके संबंध सीएए हिंसा से भी जुड़े हो सकते हैं। यूपी में पीएफआई कनेक्शन को लेकर के एटीएस की छापेमारी। पीएफआई ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में बैन हो चुका है, देश में बैन हो चुका है। तो लगातार पीएफआई के खिलाफ एटीएस छापेमारी करती है और एक बार फिर से जो तमाम सबूत मिले उसके आधार पर छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर कैसे कैसे गिरफ्तारी हुई है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल शर्मा हमारे साथ संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं, फैजल हमारे साथ संवाददाता बिजनौर से जुड़े हुए हैं, संदीप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं और फहीम खान हमारे साथ संवाददाता रामपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख मैं अतुल शर्मा आपका करना चाहूंगी, क्योंकि मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अक्सर हमने देखा है किस प्रकार की गतिविधियां मिलती हैं और एक बार फिर से यूपी एटीएस को शक हुआ तो मेरठ में छापेमारी की गई है। देखिए कीर्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में रहकर देश के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल होकर आतंकी हमले की बात हो या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो पीएफआई के ये सदस्य हैं कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, उसी को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। देर रात से अगर बात की जाए तो मेरठ के साथ साथ गाजियाबाद है या फिर आसपास के जो जिले हैं, पश्चिम यूपी के सभी जिलों में इस वक्त एटीएस की कार्रवाई चल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए मेरठ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है। वहीं अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो
4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं ये माइंड ब्राउज करने का काम करते हैं, एक समाज के लोगों को टारगेट बनाते हैं और उन पर फिर जो गतिविधियां हैं उनमें बढ़ावा देने का काम करते हैं। उसी को लेकर के अगर बात की जाए, सुरक्षा एजेंसी निकाय चुनाव का इस वक्त रण चल रहा है और दूसरे फेज का 11 तारीख में चुनाव होना है और उसके बाद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस वक्त सुरक्षा एजेंसी सतर्क नजर आ रही है और जो पीएफआई के जो सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पीएफआई बैन है, उसके बावजूद देखा जाए तो जो सदस्य हैं वो लगातार सक्रिय हैं। जो अपना गैंग है, जो उनके लोग हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ाए हुए हैं और वो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने मेरठ की बात की जाए या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर जारी है। शनिवार से अगर बात की जाए, कल से ही ये छापेमारी का दौर चल रहा है और उसके बावजूद अगर देखा जाए तो एटीएस ने अभी तक 3 लोगों को मेरठ से गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सपा का पूर्व महानगर अध्यक्ष है बुलंदशहर से, उसको भी मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मेरठ के 35 किलोमीटर की दूरी पर मवाना है, वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, मोहम्मद मूसे को गिरफ्तार किया है। वहीं अगर लिसाड़ी की बात की जाए तो लिसाड़ी से एक को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जाएगी, इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, उन सब पर एटीएस इस वक्त काम कर रही है, कहां तक इनका संपर्क ठीक है, मैं लौटूंगी, मैं आगे और जानकारी कनेक्टेड है। आपसे लूंगी। अतुल, बाकी के सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, फहीम हमारे साथ बने हुए हैं रामपुर से। फहीम, रामपुर में भी क्या छापेमारी हुई है एटीएस की ओर से और क्या गतिविधियां वहां पर दिखाई देती हैं? जी कीर्ति, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर पीएफआई कनेक्शन निकला है। केरल से जुड़ा हुआ एक शख्स जो कि थाना अजीम नगर के गांव मुरसेना का रहने वाला था, वो जो कि संविदा कर्मी था स्वार ब्लॉक के अंदर, उसको एटीएस ने उठाया है और उठा के मुरादाबाद की एटीएस थी, उसने उठाने के बाद उससे पूछताछ की है। तो केरल से जिस तरह से इसका कनेक्शन निकला है, इसी शक में पुलिस ने एटीएस ने इसको उठाया है और उठा के पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पीएफआई का कनेक्शन रामपुर तक पहुंचा और रामपुर पहुंचने के बाद उसको धर दबोचा गया है। अब जो जानकारियां हैं वो एटीएस निकालने की कोशिश कर रही है और एटीएस जो जानकारी निकालेगी उसके आधार पर अगली कार्रवाई होगी। लेकिन रामपुर के अंदर जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, रामपुर में बाकी लोगों के अंदर भी जो कि केरल से जुड़े थे या पीएफआई से जुड़े थे, उनमें हड़कंप मचा हुआ है और लोग चुपते छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन एटीएस उन तक पहुंचने की प्रयास कर रही है और उनको गिरफ्तार भी कर रही है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि जो ये पीएफआई कनेक्शन है, अगर ये रियल में निकला तो कहीं ना कहीं फंडिंग रामपुर तक पहुंची है और रामपुर के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और अगर ऐसा हुआ तो चूंकि मुरादाबाद और रामपुर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ उन्होंने बहुत सारा काम भी किया होगा, बहुत सारे एजेंट्स भी बनाए होंगे और उनका खुलना, उनकी परतें खुलना अभी बाकी है। तो रामपुर के अंदर एटीएस ने जो कार्रवाई की है, इस एटीएस हालांकि एटीएस की इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं है और किस शख्स को उठाया गया है और उसका क्या नाम है, इस बात तक की जानकारी स्थानीय पुलिस को, अजीमनगर पुलिस को नहीं है। तो ऐसे में देखना यही होगा, संभवतः एटीएस के पास कोई पुख्ता सबूत होंगे और इसलिए ही गिरफ्तारी हुई है। फहीम, मैं लौटूंगी आपके पास। फैजल हमारे साथ बने हुए हैं। फैजल, बिजनौर में क्या हलचल दिखाई दे रही है? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जब से इंडिया के अंदर पीएफआई बैन हुई है तो लगातार पीएफआई पे एटीएस की नजर है। उसी नजर को देखते हुए आज बिजनौर में एटीएस ने डेरा डाला, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो 2 लोग हैं उसमें चांदपुर के एक इमाम बताए जा रहे हैं और एक व्यक्ति काजीपाड़ा मोहल्ला बिजनौर का बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस छापेमारी से बिजनौर में हड़कंप मचा हुआ है। अगर बात करें लापरवाही की तो सीधी लापरवाही दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पीएफआई इतनी सक्रिय कैसे हो गई बिजनौर में, बड़े बड़े सवालों में एटीएस के घेरे में है बिजनौर। अगर बात की जाए अधिकारियों की तो लगातार अधिकारियों से प्रयास किया हमने बात करने का, तो अधिकारी साफ कह रहे हैं कि हमें नहीं पता क्या जांच चल रही है और क्या मामला है। ठीक है फैजल, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से भी संवाददाता बने हुए हैं संदीप मिश्रा। संदीप, देखिए, जितना हम पीएफआई की जड़ों पर काम करते हैं, जितना पीएफआई को बैन किया जाता है, उतना ही ये जड़ें अपनी मजबूत करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश को अपना निशाना बना रहा है, खासतौर पर वेस्ट यूपी को। और ऐसे में एटीएस जिस तरह से लगातार छापेमारी कर रही है, क्या भविष्य में पीएफआई की जड़ों को संपूर्ण तौर पर खत्म किया जा सकेगा? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से पीएफआई की फंडिंग जो है वो लगातार जारी है, यानी कि जिस तरीके से पीएफआई का जो सक्रिय सदस्य है वो लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। यानी कि अगर बात करते हैं तो 2020 में ही इसको पूरी तरीके से बैन करने का निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में जिस बार सीएएनआरसी का मुद्दा उठा था और उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो भूमिका थी वो काफ़ी अहम मानी जा रही थी। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश को में जगह जगह पे उसके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।
लेकिन उसके बावजूद भी अब उत्तर प्रदेश में लगातार जो है इनके सक्रियता को देखते हुए लगातार एटीएस की टीमें जो हैं वो टीम बना करके लगभग 30 टीमें ऐसी हैं जो इन पर निगरानी रखी हुई हैं और किसी प्रकार से अगर गतिविधियों में पाए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश भी है। इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के लगभग 1 दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जहां पे लगातार छापेमारी एटीएस की टीमें और एसटीएफ की टीमें मिलकर कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार इनकी जो गतिविधियां थी वो मिलती नजर आ रही थी, उनकी गतिविधियों पे लगातार संलिप्तता पाई जा रही थी। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना, एटीएस उनसे पूछताछ करना कि आखिर उनका मकसद क्या होगा, आने वाले समय में आखिर कौन सी योजना आप लोग बना रहे हैं, उस मकसद को तोड़ने का भेद करने या भेदने का काम जो है एटीएस की टीम कर रही है। यानी कि उनकी जो गिरफ्तारी होगी उसके बाद से उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर आप लोगों की मकसद क्या है, कि किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आप लोग आगे बढ़ावा दे रहे हैं और किस तरीके से लोगों के बीच में बैठ करके आप किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं। उन मैसेज का पूरी तरीके से खुलासा करने के लिए एटीएस की टीम ने लगातार छापेमारी की है। लगभग उत्तर प्रदेश के अगर बात करते 1 दर्जन से अधिक जिले हैं जहां पे लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके साथ साथ में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पे सबसे ज्यादा छापेमारी की जा रही है, क्योंकि वहां पे उनकी सक्रियता सर्वाधिक मानी जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में जिस तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है उसको खत्म करने के इरादे से पूरी तरीके से एटीएस की टीम सक्रिय हुई है। लगातार अपनी 30 टीमों के साथ में जो है एटीएस की टीम आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारियां कर रही है। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो लखनऊ के क्षेत्र में बात करें तो लखनऊ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी कि एक बीकेटी थाना पड़ता है वहां से गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ विकासनगर थाने में गिरफ्तार किया, जो कि फोटो कॉपी की दुकान चलाता था और वहां से उसको जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसका सदस्य बना हुआ था। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से इनकी सदस्यता जो लिए हुए हैं उन पे अब जब पुलिस की रडार में है और लगातार उन पे जो है कार्रवाई करने का जो काम है वो एटीएस की टीम करती नजर आ रही है। जी ठीक संदीप, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल, मैं एक बार आपका फिर से रुख करना चाहूंगी क्योंकि मेरठ बहुत संवेदनशील एरिया है और मेरठ से अक्सर इस प्रकार की गतिविधियां निकल करके सामने आती है। हालांकि मेरठ अब पहले से काफी ज्यादा शांत हो गया है। इस प्रकार की जो गतिविधियां जो होती है वो गुपचुप तरीके से होती हैं और इसीलिए एटीएस ज्यादा सक्रिय रहती है। तो जो यूपी एटीएस ने कार्य किया है, क्या वो यूपी पुलिस के साथ संयुक्त रूप से किया है या फिर ये सिर्फ यूपी एटीएस की कार्रवाई है? देखिए कीर्ति, अगर मेरठ की बात की जाए तो एटीएस ने खुफिया तौर पर आकर के वहां पर कार्रवाई की है। पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं थी कि यहाँ पर जो पीएफआई के सदस्य हैं उनका भी कोई मामला चल रहा है। उसको लेकर के एटीएस ने पहले कुछ दिन पहले जिस तरह से 3 से 4 महीने पहले जो कार्रवाई हुई थी उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरठ से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को उठाया था। उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं इन लोगों से निकले हैं और इनके कनेक्शन खंगालने में अब एटीएस जुटी हुई है। लगातार देखा जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सीएओ या एनआरसी की बात हो, उस वक्त भी मेरठ में काफी हिंसा देखने को मिली थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे अति संवेदनशील इलाका मेरठ माना जाता है, जिला मेरठ माना जाता है, उसी के साथ मुजफ्फरनगर और मेरठ को अति संवेदनशील में माना जाता है। प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, भारी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात रहती है। लेकिन उसके चलते आज की बात की जाए 2017 से पहले यहाँ कुछ और हाल हुआ करता था, लेकिन अब की बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। मेरठ के अंदर जिस तरह से गुंडा राज हुआ करता था आज वो देखने को नहीं मिलता है। वहीं पीएफआई के सदस्यों की बात है, जो जिस तरह से ये लगातार जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से जो पीएफआई को उत्तर प्रदेश में बैन करने के बाद कहीं ना कहीं जो सदस्य है वो अपनी सम्मिलितता बढ़ा रहे थे, अपने जो लोग हैं कनेक्टिविटी बढ़ा रहे थे। उसी को लेकर के जो एटीएस की टीम है उसको सूचना मिलती है, वो लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ पे निगाह बनाए हुए। सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ पर लगातार देख सकते हैं कि जो सुरक्षा एजेंसी है वो निगाह बनाकर रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरठ जिस तरह से संवेदनशील में आता है तो यहाँ के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, ये कहीं ना कहीं फुलसना शुरू कर देते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पर जो कार्रवाई है, देर रात कार्रवाई की गई थी, सुबह तक कार्रवाई रही है। मेरठ के साथ साथ मेरठ के आसपास की जगहों पर भी कई जगह पर छापेमारी की गई, लेकिन वहां पर किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया। केवल मेरठ से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे जो एटीएस की टीम है वो पूछताछ कर रही है। और लगातार देख सकते हैं कि जिस तरह से पीएफआई के सदस्यों की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगातार जब भी एटीएस की कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर होता है, मेरठ का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। और मेरठ के जो पीएफआई के सदस्य है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार का मानना है कि पीएफआई के सदस्यों को, जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं
उनको बिल्कुल खत्म किया जाए, इस एजेंसी को खत्म किया जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं, पीएफआई बैन होने के बावजूद कहीं ना कहीं ये सरगर्मी अपना जो काम है उसे वो रेगुलर कर रहे हैं, बरकरार कर रहे हैं। उसी को लेकर के आप फिलहाल की बात की जाए तो इसी एटीएस की टीम कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, तीनों लोगों से पूछताछ ठीक कर है। रही है। और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुरक्षा एजेंसियां उनकी कार्रवाई चल रही है, जो पीएफआई है तो उनके जो स्लीपर सेल के लोग हैं या फिर जितने भी लोग हैं उन सब पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। उनको संदिग्ध लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से ही पुलिस ने रिटायर्ड सीईओ आले हसन को गिरफ्तार किया है। आजिम नगर पुलिस ने आले हसन को गिरफ्तार किया है। सपा नेता आजम खान के बेहद करीबी हैं आले हसन। जमीनों पर कब्जा कराने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस की जमीनों का मामला है। कोर्ट से चल रहा आले हसन का गैर जमानती वारंट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीम नगर पुलिस ने आले हसन को गिरफ्तार किया है। सपा नेता आजम खान के बेहद करीबी हैं आले हसन। कोर्ट से चल रहा आले हसन का गैर जमानती वारंट। जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस ने भंडारे पर विवादित आदेश वापस ले लिया है। बजरंग बली जी के भंडारे के लिए अनुमति लेने के लिए कहा था। भारी विरोध के चलते पुलिस का यू टर्न देखने को मिला है। लखनऊ में ज्येष्ठ माह में चलता है हजारों लोगों के लिए भंडारा। लाखों लोग हनुमान जी का प्रसाद पाते हैं। लखनऊ पुलिस ने कहा था भंडारे की परमिशन हमसे लो। पुलिस ने आदेश के बिना भंडारे पर कानूनी कार्रवाई को कहा था। पुलिस ने नए आदेश में कहा कि अब सिर्फ सूचित कर दे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है। पुलिस ने भंडारे पर विवादित आदेश पर बजरंग बली के लिए जो भंडारे लगते थे उसको लेकर के नया आदेश पारित किया है। और खबर फर्रुखाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। नरेश उत्तम ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य क्या साइकिल मिस्त्री हैं? डिप्टी सीएम अपना चुनाव हार कर निकाय चुनाव क्या जीतेंगे? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव में साइकिल ने बाजी मार ली है। बीजेपी का तीसरा इंजन फेल हो गया है। समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज बनाने की पार्टी है। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने की पूरी छूट है। जिसका जो विचार होगा वो करता है, लेकिन जो प्रतिबद्ध है दलीय निष्ठा से, दलीय सिद्धांत से, वो पूरी तरीके से चट्टान के तरीके से मजबूत है। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का अपना आशीर्वाद जो लोग नुकसान पहुंचाते नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी है। आप शामिल कर लेते उन्हें बाद में लोकतंत्र में ये जनता फैसला करती है कि क्या सही है क्या गलत है। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जेल अधीक्षक का कैदियों से बदसलूकी का मामले में डीजी जेल ने दिए विभागीय जांच के आदेश। कैदियों से वसूली न मिलने से नाराज हुई थी जेल अधीक्षक और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। नाराज जेल अधीक्षक ने मंच से दी थी एक कैदी को गाली। जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी की करतूत कैमरे में कैद हो गई थी। अंबेडकर जयंती के मौके पर पैसे ना देने पर कैदी पर बरसी थी अधीक्षक। संबोधन के दौरान चप्पल पहनी भी नजर आई थी जेल अधीक्षक। और जेल अधीक्षक का एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया के पास ही है। जालौन से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारातियों से भरी बस को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 17 लोग घायल हो गए हैं। बस में सवार थे 40 लोग, 17 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर खाई में पलटी थी बस। हादसे के बाद बस की छत टूटकर अलग हो गई थी। रेंडर क्षेत्र के मंढेरा ग्राम से रामपुरा गई थी बारात। उरई मेडिकल कॉलेज में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों से मिलने मेडिकल कॉलेज पहुंची डीएम चांदनी सिंह और घायलों को बेहतर इलाज देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। माधवगढ़ कोतवाली के गोपालपुरा के पास की घटना बताई जा रही है।
लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बारात जो कि थाना रेंडर क्षेत्र के से गई थी, ग्राम मढ़ेला से थाना रामपुरा क्षेत्र में ये बारात गई थी, लेकिन दुतावली गाँव में, और वहाँ से लौटते समय लगभग 2:30 बजे के आसपास इस बस का किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उस समय इस बस में लगभग 40 लोग बताए जा रहे हैं, जो बारातियों से भरी हुई बस थी, और इसमें लगभग 15 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हुए, और जिनको CSC पर लाया गया। उनमें से 5 लोगों को मृत घोषित किया गया है CSC भरी के द्वारा। अन्य जो घायल हैं, उनमें कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भी रेफर किया जा रहा है। बिजनौर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मारुति सर्विस सेंटर में लगी अचानक आग से 4 सर्विस की कारों में आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। शहर के साकुम्भरी मारुति सर्विस सेंटर का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आग से 4 सर्विस की कारों में आग लगी और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आग से 4 गाड़ियों में आग लगी। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। 4 गाड़ियों में आग लगी। सर्विस सेंटर मारुति सर्विस सेंटर में लगी अचानक आग। ग्रेटर नोएडा से अगली बड़ी खबर, अनिल दुजाना का एनकाउंटर से खौफ खत्म हुआ। पश्चिमी यूपी में अभी भी गैंगस्टर सुंदर भाटी के नाम का खौफ है। सुंदर भाटी के नाम से 5,65,000 रुपए का सामान लिया गया। पैसे मांगने पर व्यापारी को हत्या की धमकी मिली है। पीड़ित अजय की कन्हैया टिम्बर एंड प्लाईवुड के नाम से है फर्म, और पीड़ित अजय ने स्थानीय थाने बीटा 2 में लगाई गुहार। मामले में थाना बीटा 2 में दर्ज कराई गई है FIR। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पंडित अजय की कन्हैया टिम्बर एंड प्लाईवुड के नाम से फर्म है। ग्रेटर नोएडा से अगली बड़ी खबर, अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे मजदूरों को मारी टक्कर। एक महिला मजदूर समेत 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल दुजाना मुठभेड़ का बड़ा मामला। मुठभेड़ पर सवाल उठाने वाले सावधान। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस और STF की रडार पर 200 से ज्यादा लोग हैं। 200 से ज्यादा लोगों को चिन्हित करेगी पुलिस और STF। आपको बताएं कि चिन्हित लोगों की कुंडली खंगालेगी पुलिस। अनिल दुजाना और उसके गुर्गों की संपत्ति के बारे में भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। खबर बागपत से है, जहां नगर पालिका परिषद बड़ौत के बीजेपी के चेयरमैन प्रत्याशी को राष्ट्रगान नहीं आता, जबकि बीजेपी के ये प्रत्याशी सुधीर मान जीतकर विकास कर राष्ट्रहित में कार्य करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जब उनसे राष्ट्रगान गाने के लिए कहा गया तो उनसे गाया नहीं गया। चुनाव लोकल चुनाव है भाई, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की पार्टी है, और बड़ौत में अगर हम बड़ौत को संवारने का काम करेंगे, सुधारने का काम करेंगे तो राष्ट्रहित का ही काम। आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। राष्ट्रपति जी का नाम बता दीजिएगा। हमारे जो राष्ट्रपति जी का नाम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अच्छा, राष्ट्रगान सुना दीजिएगा, एक बार सुनना चाहूँगा। भाई ये कौन सी बात हुई आपसे? जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब गुजरात मराठा, द्राविड़ उच्चल गंगा, विंध्य हिमाचल जमुना। देखिए, अगर ऐसे चेयरमैन प्रत्याशी हैं तो क्या वो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे जिन्हें अपने ही देश के राष्ट्रगान के बारे में नहीं कुछ पता। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए।